हेलो एवरीवन। नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसे पॉइंट है जो आपके केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो अधिकतर इन्हीं में से बनकर आएंगे, तो इन पॉइंट को आप ध्यान से समझ लें। वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है अल्कोहल से रिलेटेड। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने के लिए अधिकतर ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि मीन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में किस प्रकार विभेद किया जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिस्टिंगाइज करने के लिए आता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद लुकास परीक्षण के द्वारा करते हैं। लुकास परीक्षण में लुकास अभिकर्मक लिया जाता है और लुकास अभिकर्मक होता है निर्जल जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का मिश्रण। याद रखेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को जब भी विभेद करने के लिए आ जाए तो आप लुकास परीक्षण वहाँ पर करते हैं और लुकास अभिकर्मक का सूत्र होता है निर्जल जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण को आप लुकास अभिकर्मक कह सकते हैं। जब भी आप अल्कोहल को लुकास अभिकर्मक के साथ मिलाते हैं तो जो प्राथमिक अल्कोहल होता है वो कोई अवक्षेप नहीं देता है, जबकि द्वितीयक अल्कोहल 5 मिनट के बाद अवक्षेप देगा और तृतीयक अल्कोहल में मिलाया जाए तो वो तुरंत अवक्षेप दे देता है। मीन अगर आप अल्कोहल को लुकास अभिकर्मक में मिलाते हैं तो प्राथमिक वाला अवक्षेप नहीं बनाएगा, द्वितीयक वाला 5 मिनट के भीतर अवक्षेप बनाएगा और तृतीयक वाला तुरंत ही अवक्षेप बना लेता है। इस तरीके से आप अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है एमीन का परीक्षण। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में भी विभेद करने के लिए आ जाता है। तो जब भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में विभेद किया जाता है तो वो हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा किया जाता है। मीन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन का अगर विभेद आ जाए तो उसको आप हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा करेंगे। हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र होता है C6H5SO2Cl। मीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहा जाता है। तो जब भी आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ मिलाते हैं तो जो प्राथमिक वाला एमीन होगा वो हिंसबर्ग से अभिक्रिया करके एक लवण बना लेगा। ऐसा लवण बनाएगा जो कि क्षार में विलय होगा। जबकि अगर हम द्वितीयक एमीन को मिलाते हैं तो द्वितीयक एमीन भी एक लवण ही बनाएगा लेकिन जो क्षार में विलय नहीं होगा, जबकि तृतीयक वाला एमीन अभिक्रिया ही नहीं करता है। मीन अगर आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में विभेद करना हो तो आप हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा करेंगे। हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl। प्राथमिक के साथ जब मिलाते हैं तो वह लवण बनाता है जो कि क्षार में विलय होता है। द्वितीयक के साथ कराते हैं तो फिर से लवण बनता है लेकिन आपके क्षार में विलय नहीं होता और तृतीयक वाला एमीन तो अभिक्रिया करता ही नहीं है। इस प्रकार से आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में आसानी से विभेद कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है हेलो एल्केन में जो CX बंद होता है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि हेलो एल्केन का CX बंद कैसा होता है। तो ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है और ध्रुवीय प्रकृति का कारण भी क्या है, कार्बन और हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर है। इन कार्बन और हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकताओं में काफ़ी अंतर होता है। हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता अंतर होने के कारण ही जो CX बंद होता है वो ध्रुवीय बन जाता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनके गलनांक और क्वथनांक कार्बन की संख्या बढ़ने पर बढ़ते हैं। मीन क्वेश्चन आ जाता है कि गलनांक और क्वथनांक के क्रम में लिखिए। तो जब भी आपको गलनांक और क्वथनांक का क्रम देखना होता है तो आप देखते हैं कार्बन किस में ज़्यादा है। जिसमें कार्बन ज़्यादा होते हैं उसके गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। परंतु अगर शाखा बढ़ जाए, मीन सीधी सीधी श्रृंखला हो,
तो आप कार्बन को देखेंगे, लेकिन अगर शाखाएं बढ़ जाती है तो गलनांक क्वथनांक जो होते हैं वो उतने ही कम हो जाते हैं। जैसे 5 कार्बन वाला अगर सीधी श्रृंखला में तो उसका गलनांक ज़्यादा होगा, और उसकी शाखाएं बन जाती है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है, सभी एल्कोहल की जल में विलेयता का कारण जल और एल्कोहल के बीच बनने वाला हाइड्रोजन बंध है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एल्कोहल जल में क्यों विलय होते हैं। तो एल्कोहल की जल में विलेयता के कारण जल के अणु एल्कोहल के अणुओं के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण ही जल के अणु एल्कोहल से जुड़ जाते हैं और वो आसानी से उसमें घुल जाता है। एल्किल समूह जितने ज़्यादा होंगे उतनी विलेयता कम होती चली जाती है, क्योंकि एल्किल समूह एक प्रतिकर्षित समूह का कार्य करता है, जल को प्रतिकर्षित करता है। मीन प्राथमिक एल्कोहल की विलेयता अधिक होगी, द्वितीय की उससे कम, और तृतीय की उससे भी कम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट में हमने यहाँ पे लिया है एमीन की जल में विलेयता से रिलेटेड। तो एमीन की भी जल में विलेयता जो होती है वो भी हाइड्रोजन बंध के कारण ही होती है। मीन जब किसी एमीन को आप जल में मिलाते हैं तो एमीन के अणु भी जल के अणु के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं और आसानी से घुल जाते हैं। यहाँ पर भी जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ाएंगे तो विलेयता उतनी ही कम होती चली जाएगी, क्योंकि एल्किल समूह जल प्रतिकर्षी होते हैं। और तृतीयक एमीन तो लगभग अविलय हो जाता है। मीन तृतीयक एमीन में 3 एल्किल समूह हो गए, तो ज़्यादा एल्किल समूह होने की वजह से वो जल में घुलनशील नहीं होता, विलय नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट को अगर देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने यहाँ पर लिखा है एल्कोहल के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, इसका कारण भी उसमें हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है, फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं। अगर हम फिनोल और एल्कोहल की बात करें तो फिनोल जो है वो अधिक अम्लीय होता है एल्कोहल से। कारण भी हमने यहाँ पे लिखा है, फिनोल जो होता है जब प्रोटॉन त्यागता है, मीन कोई भी अम्ल हो तो प्रोटॉन त्यागता है, प्रोटॉन त्याग के ऋणायन वहाँ पर बन जाता है। एल्कोहल भी प्रोटॉन त्यागता है और फिनोल भी प्रोटॉन त्यागता है। प्रोटॉन त्यागने के बाद फिनोल बनाता है फिनोक्साइड आयन। ये फिनोक्साइड आयन अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है। स्थायी होने के कारण ही फिनोल आसानी से प्रोटॉन को त्याग देता है और अधिक अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो ये क्वेश्चन भी अधिकतर बन के आता है कि फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय है। तो कारण यही है कि प्रोटॉन त्यागने के बाद जो फिनोक्साइड आयन बनता है वे फिनोक्साइड आयन अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है। इसके बाद अब कुछ यौगिकों की अम्लीयता का क्रम आ जाता है। इसके बाद हमने नेक्स्ट यहाँ पर लिया है अम्लीयता का क्रम। हमने यहाँ पर कुछ यौगिक बताए जैसे नाइट्रोफिनोल है, फिनोल है, क्रिसोल है और अल्कोहल है। नाइट्रोफिनोल की अम्लीयता सबसे अधिक होती है, फिनोल उससे कम, क्रिसोल उससे भी कम और अल्कोहल उससे भी कम अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। कारण क्या है, जो यहाँ पे नाइट्रोफिनोल है, ये जो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से फिनोल का जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है और ये ज़्यादा अम्लीय होता है। फिनोल की कंडीशन में नॉर्मल है, जबकि क्रिसोल क्या करता है, क्रिसोल में CH3 ग्रुप होता है OH के साथ साथ, और ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप होता है। ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो बढ़ जाता है और जिसकी वजह से यहाँ पर अम्लीयता कम हो जाती है। एल्कोहल में सामान्य होती है, अनुनाद नहीं पाया जाता, सबसे कम अम्लीयता एल्कोहल में होती है। इसके बाद अगर हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की बात करें तो प्राथमिक में अम्लीयता ज़्यादा होगी, द्वितीयक में उससे कम और तृतीयक में उससे भी कम हो जाती है। अगर हम सिर्फ नाइट्रोफिनोल की ही बात करें तो पैरा नाइट्रोफिनोल सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल उससे कम और मेटा नाइट्रोफिनोल सबसे कम अम्लीय होता है। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप होते हैं, मीन -I का प्रेरणिक प्रभाव दिखाते हैं, जबकि CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला ग्रुप होता है और +I प्रभाव ये दिखाता है। तो आप इसके आधार पे भी लिख सकते हैं, जहाँ पर NO2 प्रेजेंट होगा तो आप लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप है और ये ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शा रहा है, जिसके कारण अम्लीय गुण बढ़ जाता है। जबकि CH3 इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी है, ये इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहा है और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है, मीन धनात्मक
प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है, जिसकी वजह से अम्लीय गुण कम हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ लिया है अमीनो अम्ल की क्षारकता से रिलेटेड। अमीनो अम्ल की जो क्षारकता होती है वो नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व पर ही निर्भर करती है। अगर नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है तो उसकी क्षारकता भी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। मीन नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसकी क्षारकता उतनी ही अधिक होती है। अब इसकी क्षारकताओं के लिए अलग अलग तरीके से एमीन की क्षारकता नॉर्मल तरीके से हम याद नहीं कर सकते, कई सारे फैक्टर यहाँ पर अप्लाई होते हैं। गैसीय अवस्था में तो आप याद रख सकते हैं 3-2-1 का ऑर्डर होता है। मीन तृतीयक वाले सबसे ज़्यादा क्षारीय होते हैं, द्वितीयक वाले उससे कम और प्राथमिक वाले उससे भी कम। क्यों? क्योंकि तृतीयक वाले में 3 एल्किल समूह हैं जो कि इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देंगे, द्वितीयक वाले में 2 हैं और प्राथमिक वाले में 1 ही होता है। तो गैसीय अवस्था में तो क्रम सही है, 3-2-1 मीन तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक का ऑर्डर होता है जब एमीन गैसीय अवस्था में होते हैं, चाहे वो इथाइल हो, मिथाइल हो, कोई सा भी हो। लेकिन अगर जलीय विलयन की बात करें तो जलीय विलयन में मेथिल के लिए अलग होता है। मीन सेकेंडरी वाला सबसे ज़्यादा क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, उसके बाद प्राथमिक, उसके बाद तृतीयक। जबकि एथिल वाले में अलग हो जाता है, द्वितीयक वाला सबसे ज़्यादा दिखाएगा, फिर तृतीयक और उसके बाद प्राथमिक वाले की क्षारीयता सबसे कम हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी हमें पीकेबी वैल्यू भी दे दी जाती है। तो पीकेबी वैल्यू के आधार पर कैसे बताएंगे? अगर पीकेबी वैल्यू अधिक है तो केबी का मान कम हो जाता है और उसकी क्षारकता भी मीन उसकी बेसिसिटी भी उतनी ही कम हो जाती है। अगर पीकेबी की वैल्यू कम होगी तो केबी की वैल्यू अधिक होगी। जब केबी की वैल्यू अधिक होगी मीन क्षारकता जो बेसिसिटी है वो भी उतनी ही अधिक हो जाएगी। मीन पीकेबी के तो बिल्कुल अपोजिट होता है, अगर पीकेबी बढ़ेगा तो क्षारकता कम हो जाएगी, लेकिन केबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। केबी जितना ज़्यादा होगा क्षारकता उतनी ही अधिक होगी और जितना कम होगा उतनी ही कम हो जाएगी। एमीन में और भी क्रम यहाँ पर देखा जा सकता है। अगर हम एलिफेटिक एमीन की बात करें, मीन रिंग वाले कंपाउंड ना हो, तो एलिफेटिक एमीन की क्षारकता सबसे ज़्यादा होती है, अमोनिया की उससे कम, और जो एरोमेटिक मतलब कि जो एनिलीन टाइप होते हैं उनकी क्षारकता सबसे कम होती है, क्योंकि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन के घनत्व को कम कर देता है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता। कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लीयता है वो ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व पर निर्भर करेगी। ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व जितना या कम होगा उतना ही अधिक अम्लीय गुण दिखाई देगा। मीन ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे उतना ही ज़्यादा अम्लीय गुण होगा। यहाँ पर भी पीके वैल्यू से देख सकते हैं, अगर पीके वैल्यू अधिक होगी तो के की वैल्यू उतनी ही कम, अम्लीय गुण उतना ही कम हो जाएगा। इसी अगर तरीके से अगर पीके कम है तो के की वैल्यू अधिक होगी और अम्लीय गुण भी अधिक हो जाएगा। ये आप पीके और के वैल्यू देखकर भी बता सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में कोई ग्रुप साथ में जुड़ा हुआ हो, जैसे Cl है, NO2 है, अगर ये ग्रुप जुड़े हुए होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना बढ़ेगा उतनी अम्लीयता क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। जबकि अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें, जैसे CH3 C2H5 अगर उपस्थित है तो ये ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करने की वजह से जितना इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा उतना ही वहाँ पर अम्लीय गुण उसका बढ़ जाता है। और साथ साथ ये भी नोट करते हुए चलें, इन समूहों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा। मीन अगर ये ग्रुप एक बार प्रेजेंट है तो अम्लीय गुण कम होगा, 2 बार होंगे तो उतना ही ज़्यादा हो जाना है। इसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड हमने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया है। एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं। मीन अगर एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील है, कीटोन कम क्रियाशील है। कारण क्या है? जो कि एल्डिहाइड में CH बंद होता है वो अधिक ज़्यादा ध्रुवीय माना जाता है, और एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में जब भी आपको विभेद करना हो
तो एल्डिहाइड जितने भी होते हैं वो टोलन परीक्षण और फेहलिन परीक्षण दे देते हैं, जबकि कीटोन कोई सभी फेहलिन परीक्षण नहीं देता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में अगर विभेद करने के लिए आ जाए तो आप टोलन परीक्षण या फिर फेहलिन परीक्षण लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ में शेयर भी करें।